हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बिंदास हिस्ट्री में, जहां हम लोग तैयारी करते हैं यूजीसी नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपीएससी, बीपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स की, जिसमें टीजीटी, पीजीटी और नेट जेआरएफ के दृष्टिकोण से ये सारे के सारे सवाल बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। हाँ, इससे पहले एक चीज़ और दोस्तों, अगर आपने इससे पहले की सारी प्लेलिस्ट की अगर वीडियोस आपने नहीं देखी है तो काइंडली पहले जाके वो सारी प्लेलिस्ट की वीडियो देख लें, क्योंकि उसके बाद ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्योंकि मैं केवल क्वेश्चंस को समझा नहीं रहा हूँ, बल्कि चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को समझा रहा हूँ, और उसी चैप्टर वाइज उन चैप्टर्स के महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स को आपके सामने क्लियर करता हूँ, ताकि इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। किसी भी क्वेश्चन को डायरेक्टली चाहे वो इनडायरेक्टली हो, आप उसे टैकल कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो आज का पहला सवाल है हमारा कि रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण की पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रेडियो कार्बन विधि यानी कार्बन 14 होता है ना, इसे ही रेडियो कार्बन विधि कहते हैं। इससे क्या होता है कि किसी भी जीवित वस्तु का, यानी वो जीवित वस्तु जिनकी मृत्यु हो गई है, जो नाश हो गया है, तो उनका एज का निर्धारण किया जाता है कि ये कितने 100 साल पुराना है। जैसे सिंधु सभ्यता का काल हमें मालूम है, और सब चीज़ों का काल हमें मालूम चलता है, तो इसे हम लोग कार्बन 14 विधि या कार्बन डेटिंग पद्धति के नाम से इसे जानते हैं। तो वह हमें जो भी एज प्राप्त करते हैं वह कार्बन 14 विधि के माध्यम से ही प्राप्त करते हैं। तो ये सवाल है कि रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण की पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था दोस्तों टाटा इंस्टीट्यूट्स ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में। पहला रिसर्च जो हुआ था वह टाटा इंस्टीट्यूट्स ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में हुआ था, जिससे हम किसी भी उत्खनन से प्राप्त कोई भी सामग्री का एज निकाल सकते हैं, उसका डेट निकाल सकते हैं कि ये कितने साल पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पूरा पाषाणिक उपकरण सर्वप्रथम कहाँ मिले। दोस्तों मैं इस क्वेश्चन देखिए, फिर से ये क्वेश्चन आया है। आपने अगर पिछली बहुत सारी प्लेलिस्ट मेरी देखी होगी तो उसमें मैंने बताया था कि मैं जो भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ या तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं और मोस्टली रिपीटेड हैं। या तो वो नेट जेआरएफ में हो, नेट जेआरएफ के क्वेश्चन को टीईटी पीजीटी में, या टीईटी पीजीटी के क्वेश्चन नेट जेआरएफ में घूम फिर कर डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली वो आ ही रहे हैं। तो ये भी मैं बता चुका था कि पूरा पाषाणिक जो स्थल की खोज है वह कहाँ हुई थी, और कहाँ हुई थी से पहले मैंने आपको ये बताया था कौन किन्होंने किया था। तो उन्होंने किया था रॉबर्ट ब्रूसफुट ने किया था, ये मैंने आपको बताया था। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने किया था। कब किया था? 1863 में किया था। तो इसकी खोज इन्होंने कहाँ से की थी? पलवरम में की थी, है ना। पलवरम में ही इन्हें क्या मिला था? सबसे पहला पूरा पाषाणिक स्थल मिला था। पूरा पाषाणिक स्थल में स्थल में कौन सा हथियार या औजार मिला था? तो हैंड एक्स मिला था और क्लीवर मिला था। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने ये बात समझा रखी है। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि एक क्वेश्चन से मैं 4 अलग अलग क्वेश्चंस, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, वो हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं। हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। अगला सवाल, निम्नलिखित पुरातत्ववेताओं को उनके काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से उनका चयन कीजिए। यहाँ दोस्तों ये बताया गया है कि मतलब कौन पहले पहले आए, है ना। पहले कौन आए, उसके बाद कौन आए, उसके बाद कौन आए, हैं। तो इस हिसाब से हमें फिट करना है। तो सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप आए थे दोस्तों, है ना। जेम्स प्रिंसेप का जो काल माना जाता है वह 1799 से 1890 माना जाता है। यही वही जेम्स प्रिंसेप है जिन्होंने अशोक के अभिलेखों को पहली बार मतलब खोज निकाला था, है ना। दूसरे नंबर पे आपको इनके बाद आते हैं 1808 से, इनका सेशन 1886 माना जाता है। तो ये हो गए पहले नंबर पे, ये हो गए दूसरे नंबर पे। अब हमारा जो तीसरा नंबर है वो है एडवर्ड थॉमस, है ना। एडवर्ड थॉमस ये 1878 में थे, 1878 से 1917 तक, ठीक है। और अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे, इनका जो सेशन है वो है 1814 से 1800 कितना हो जाएगा दोस्तों? 1893। तो फिर इस प्रकार इनका उत्तर हमें लगता है कि 3 तो ये हो नहीं सकता है। 1 नंबर तो यही हो गया, 2 नंबर आपको ये हो गया, ठीक है।
जेम्स फ्रोगन 2 नंबर हो गए, 3 नंबर ये हो गए, 4 नंबर ये हो गए। तो यहाँ ऑप्शन में दोस्तों आप लोग देख लेंगे जो आपको सही लगेगा, हो सकता है कि ऑप्शन आगे पीछे हो तो आप मिलान कर लेंगे। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, आप लोग इसे नोट नहीं करेंगे। ये इतना जो है ना, ये सीरियल नंबर आप लोग नोट मत करना, ठीक है। इसलिए नोट मत करना क्योंकि ये सही नहीं है ना। ऑप्शन में मिलान कर लेंगे, लेकिन ये डेट वाइज सही है, तो डेट वाइज आप जोड़ लेंगे। जो जो पहले पढ़ रहा है वो पहले हो जाएगा, 1 2 तो ये डेफिनेटली सही ही होगा। 3 4 का डेट आप लोग देख लेंगे, आगे पीछे जो सही रहेगा उसको मिलान कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा आज का अगला सवाल है, नीचे 2 कथन दिए जा रहे हैं जिसमें से प्रथम को अभिकथन और दूसरे को तर्क कहा जाता है। तो दोस्तों देखो, अभिकथन और तर्क क्या होता है कि पहला तो एक कथन दिया रहेगा और दूसरा तर्क दिया रहेगा। मतलब कि पहला जो कथन दिया गया है और दूसरा जो तर्क दिया गया है, दूसरा तर्क जो है पहले कथन के साथ या तो लिंक्ड होता है या तो लिंक नहीं होता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे और फिर हम लोग डिसाइड करेंगे। तो ये सवाल है, नवपाषाण काल के जो या युग के पश्चात धातु युग आया, ठीक है। ये इसका अभिकथन है। अब तर्क क्या है, तर्क को समझना कैसे, यहाँ पे क्योंकि जोड़ देते हैं। इन दोनों के लाइन के बीच में क्या जोड़ते हैं दोस्तों, क्योंकि जोड़ते हैं। जब क्योंकि जोड़ते हैं तो पूरा सेंटेंस बनने लगता है, ऑटोमेटिक आपको समझ में आने लगेगा कि ये सेंटेंस सही है या नहीं है। जैसे नवपाषाण युग के पश्चात धातु युग आया क्योंकि कुछ समय तक पाषाण उपकरण का प्रयोग भी साथ साथ चलता रहा। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि नवपाषाण युग के पश्चात हमें तांबे की खोज हो गई थी, तांबा मिल गया था। नवपाषाण तक हमें केवल और केवल जो भी प्राप्त होते हैं औजार हथियार वह पत्थर के ही होते हैं। और यहाँ नवपाषाण काल के बाद जो युग आया वह तांबे का युग आया। तो नवपाषाण काल के बाद, सॉरी माफ़ कीजिए गलत लिख दिया मैंने, नवपाषाण युग पाषाण काल का अंतिम युग था। तो इस समय तक तो जो भी मिलेंगे वो क्या चीज़ के मिलेंगे, औजार एवं हथियार पत्थर के ही मिलेंगे। लेकिन जब आपका ये युग समाप्त हो गया तो इस युग के बाद आया धातु युग, यानी अब जो भी चीज़ मिल रहे थे वो धातु के ही मिल रहे थे, लेकिन अब धातु में चेंजेस होगा। इस समय पत्थर में चेंजेस होता था, अब धातु में। तो इस जो पहला धातु मिला वो क्या मिला, तांबा मिला। तो तांबा भी क्या है, एक तरह का धातु है। फिर इसके बाद कांसा मिलेगा, फिर लोहा मिलेगा, तो ये अलग चीज़ें हैं। तो पत्थर के बाद धातु आया। तो ये बस ये एकदम सही है कि नवपाषाण युग के पश्चात धातु युग आया था। हाँ आया, क्यों, क्योंकि पहला खोज धातु कौन सा था, तांबा था। और तांबे की खोज कब हुई है, नवपाषाण काल के जस्ट बाद ही हुई है। तो ये तो पहला तो सही हो गया। अब आते हैं क्योंकि जोड़ेंगे, क्योंकि कुछ समय तक पाषाण उपकरणों का प्रयोग साथ साथ चलता रहा। ये भी बात सही है, ऐसा तो कोई चीज़ हो नहीं सकता ना दोस्तों। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास आज एंड्रॉयड मोबाइल है, तो एंड्रॉयड मोबाइल आज है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आज भी कीपैड वाला मोबाइल नहीं चलता है, बटन वाला मोबाइल नहीं चलता है, चल ही रहा है। धीरे धीरे इसका प्रयोग कम होता जा रहा है ना। एक समय ऐसा आएगा कि कीपैड मोबाइल ही बनना बंद हो जाएगा, आएगा ही नहीं, केवल एंड्रॉयड फ़ोन ही आएगा। तो उसी तरह पत्थर के औजार तो बन ही रहे थे। जब तांबा धातु की खोज हुई तो धीरे धीरे साथ साथ पत्थर वाले भी कुछ औजार चलते थे, यानी तांबा और पत्थर मिला करके भी औजार बनते ही थे, ठीक है। कोई भी चीज़ तुरंत एकदम से लुप्त नहीं हो जाता, धीरे धीरे वो लुप्त होता है, ठीक है। तांबे में फिर टीन मिला के जब कांसा बना तब पत्थर का युग खत्म हुआ, फिर कांसा का युग शुरू हो गया, ठीक है। तो ये भी उत्तर सही है, यानी इसका क्या आंसर क्या सही हो जाएगा, ए और आर दोनों ही सही है। और आर ए की सही व्याख्या, यानी जो आर का तर्क है वह ए का यानी अभिकथन का सही व्याख्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करना है, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो इसमें तो मैंने आपको पहले ही बताया, एकदम आसानी से जहाँ मध्यपाषाण काल दिखे वहाँ लघु पाषाण मार देना है। क्योंकि लघु पाषाण लगा देने से ये क्लियर हो जाता है कि मध्यपाषाण काल में की सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि औजारों का लघु हो जाना, छोटा हो जाना, हाथों में आसानी से आ जाना, ग्रिप बन जाना, ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। तो अब देखेंगे कि बी का 4 मैंने लगा दिया, तो बी का 4 लग गया। तो बी का 4 दो ऑप्शन में है, एक तो 1 में है, एक तो 4 में है। इसका मतलब बी गलत है और सी सॉरी मैंने गलत बोल दिया। इसका ए सही है, चूँकि
ए में 4 है और सी में 4 है, इसका मतलब बी गलत है और डी गलत है ना। बी मेरा मिलान होगा किस में, 4 में, तो बी का 4 किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, ए में भी मैच कर रहा है और सी में भी मैच कर रहा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं ऐसा कौन सा ऑब्जेक्टिव और है जो मैच कर रहा हो, तो उसे हम लोग मिलान करने का क्रम का कोशिश करेंगे। उस कोशिश में अब हम लोग शुरू करेंगे कि जो हमारा नवपाषाण काल था उसमें हम लोग मिलान करेंगे कि हमें मालूम है कि नवपाषाण काल है ना, जो नवपाषाण काल है, नवपाषाण काल सी नंबर पे है ना दोस्तों। तो नवपाषाण काल में घिसे पाषाण उपकरण का खोज हो चुका था, है ना, घिसे हुए एकदम ब्लेड ब्यूरिन फिनिशिंग से चीज़ बनी थी। ठीक है, और अब आते हैं हम अपने अगले इसके तरफ। तो अब देखेंगे कि ए का 3 किस में है, तो ए का 3 इसमें है, यानी कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो अब पूरा मिलान कर लें, सी का क्या हो जाएगा, 1 हो गया। ठीक है, ए का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी ए वाले में ही चौपड़ वाला मैंने बताया था कि पिछली वीडियो आपने देखी होगी तो उसमें चौपड़ होगा। ठीक है, और उस पूरा पाषाण काल में ही शैल चित्रों का वर्णन मिलता है। तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, इन्हें आप ज़रूर बनाएं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा आज का अगला सवाल है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा महापाषाण युगीन। देखिए, जहाँ महापाषाण आए उसका मतलब समझना है कि पत्थर का भी युग है, यानी पाषाण काल का भी युग है, साथ ही साथ क्या है, तांबा यानी धातु का भी युग है, यानी इस समय के जो भी औजार बनते थे इन दोनों को ऐड करके ही बनते थे, मिला करके ही बनते थे। ठीक है, तो अब ये सवाल ये पूछा है कि ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ महापाषाण युगीन संस्कृति से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो जब स्थान पूछा जा रहा नहीं है तो इसका उत्तर हो जाएगा उतनूर। उतनूर जो है वो स्थान नहीं है जहाँ से महापाषाण संस्कृति के कोई भी साक्ष्य मिले हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि बाकी जितने भी हैं ये सब के सब क्या है, चंद्रगिरी, ब्रह्मगिरी और दक्षिणलुल, ये सब के सब जो हैं महापाषाण संस्कृति से संबंधित हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न स्थलों में से किस स्थल पर प्रस्तर उपकरण निर्माण केंद्र, देखिए यहाँ छुपा हुआ है, कट गया होगा, निर्माण केंद्र इसे पढ़ना है, निर्माण केंद्र पाया गया है। इसका मतलब कि ऐसा कौन सा जगह है जहाँ से प्रस्तर मतलब भी पत्थर होता है दोस्तों, पाषाण मतलब भी पत्थर और प्रस्तर मतलब भी पत्थर, यानी कौन सा ऐसा स्थल है जहाँ से पत्थर के उपकरण निर्माण, यानी कि पत्थर के जो भी औजार बनते थे वो निर्माण करने का एक तरह केंद्र कह दीजिए, कारखाना कह दीजिए, वह हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो वह जो हमें प्राप्त हुआ है वह हमें प्राप्त हुआ है ईसामपुर से। कहाँ से प्राप्त हुआ है, ईसामपुर से प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, और ये ईसामपुर कहाँ पड़ता है, ईसामपुर आपको पड़ता है कर्नाटक में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विंध्य क्षेत्र में स्थित नवपाषाण युगीन स्थल कौन सा है। तो मैंने आपको बता रखा है कि बहुत सारे नवपाषाण कालीन स्थल हैं, बहुत सारे पूरा पाषाण कालीन स्थल हैं और बहुत सारे मध्य पाषाण कालीन स्थल हैं। तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के स्थलों के नाम मैंने वीडियोस में कई बार डिस्कस किए हैं। आप एक टेबल बना के 3 लाइन पढ़ के तीनों में अलग अलग लिख लीजिए कि ये नाम मध्य पाषाण के हैं, ये पूरा पाषाण के हैं। तो जहाँ कहीं भी आपको याद रहेगा, अगर नाम कैटेगरी वाइज छाँटा हुआ होगा तो आप आसानी से बना पाओगे, ऑप्शन देख के ही आपको छट जाएगा। तो इसमें जो सही उत्तर होगा ये होगा महगड़ा। ठीक है, महगड़ा जो है यह गंगा नदी के दक्षिण में विंध्य क्षेत्र के निकट पड़ती है। ठीक है ना, यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, कहीं कहीं महंगा है, लेकिन इसका सही उत्तर जो शब्द होता है मदहदा नाम लिखा जाता है इसका, क्या लिखा जाता है, मदहदा। यहाँ से क्या मिला है, यहाँ से आपको मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियो में भी, फिर से बता दे रहा हूँ, पशुओं का बाड़ा मिला है। ठीक है, पशुओं का बाड़ा मिला है। और क्या मिला यहाँ से आपको गौशाला मिला है। ठीक है, उसके बाद यहीं से आपको जो है कि 20 या 28 झोपड़ी के संबंध में स्तंभ गर्त के साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है, तो ये मदहदा
बहुत इंपॉर्टेंट है, या कहीं कहीं मगड़ा भी लिखा रहता है, तो आप इसे नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है। अब देखिए, मैं आपको बता चुका था, ये अब बेस्ट क्वेश्चन भी आ गया है जो कि एकदम आपको क्लियर करने के लिए बेहतरीन है। जैसा कि मैंने बताया था कि पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, बताया था ना, 3 भाग में बांटा गया। कई बार ये फिगर बना चुका हूँ मैं। तो पहला तो हो जाता है पूरा पाषाण काल, ठीक, दूसरा मध्य पाषाण काल, और तीसरा नव पाषाण काल। सब में पाषाण काल तो जोड़ दिया जाता है, तो पाषाण काल आप भी जोड़ लेंगे। अब देखिए, मैंने बताया था पूरा पाषाण काल के जो लोग थे वह खाद्य संग्राहक थे, ठीक है। क्या थे? खाद्य संग्राहक, खाद्य संग्राहक और शिकारी थे। मतलब ये लोग क्या करते थे, खेती नहीं करते थे, जंगलों से जो भी प्राप्त हो जाए उसे खा लिया करते थे और शिकार करके अपना जीवन यापन गुजारते थे, ठीक है। तो ये समय के लोग बर्बर थे, असभ्य थे। मध्य पाषाण काल जब आता है तब भी ये लोग खाद्य संग्राहक ही रह गए, है ना, खाद्य संग्राहक ही रह गए। लेकिन कुछ चेंज आया। वो चेंज क्या आया कि शिकार की जगह अब ये पशुपालन करने लग गए, ठीक है। अब ये क्या करने लगे? पशुपालन। लेकिन नवपाषाण काल में जब आते हैं तो बहुत चेंज आ गया। अब इनके विचारों और व्यवहारों में परिवर्तन हुआ। अब ये बर्बर और असभ्य से सभ्य हो गए और ये कृषि करने लग गए, है ना। ये क्या करने लग गए? कृषि करने लग गए और साथ ही साथ पशुपालन भी करने लग गए। तो अब आप ये देखेंगे कि ये इसका मेन फैक्ट है पाषाण युग के तीनों खंडों को समझने का, ठीक है। बहुत आसानी से समझ गए। अब आप मिलान कीजिए। तो उच्च पूरा पाषाण काल, देखिए इसमें क्या बोला, युग में सही नहीं है। तो हम पहले देखते हैं, नीचे से चलें ऊपर से चलें, कहीं से भी चल सकते हैं। निम्न पूरा पाषाण काल, ठीक है। अब पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। तो पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। तो इसके 3 सब पॉइंट होते हैं, उच्च पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और निम्न पूरा पाषाण काल। तो मान लीजिए ये उच्च पूरा पाषाण काल हो गया, ये मध्य पूरा पाषाण काल हो गया और ये निम्न पूरा पाषाण काल हो गया। तो अगर निम्न पूरा पाषाण काल बोले या मध्य पूरा पाषाण काल बोले या पहला वाला उच्च पूरा पाषाण काल बोले, लेकिन बोल तो रहा है ना पूरा पाषाण काल, तो इसका मतलब क्या है, बात हो रही है पूरा पाषाण काल के बारे में ही। तो पूरा पाषाण काल के लोग क्या थे? खाद्य संग्राहक और शिकारी थे। तो हम देखेंगे कि हाँ, उच्च पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल किसका? इसी का पार्ट है ना। तो उच्च पूरा पाषाण काल के लोग क्या थे? शिकार और खाद्य संग्राहक थे। हाँ थे, खाद्य संग्राहक और किसारी थे, यानी ये उत्तर तो सही हो गया। दूसरा, मध्य पाषाण काल के लोग शिकार और खाद्य संग्रहण थे। तो मध्य पाषाण काल के लोग तो भैया शिकार और खाद्य संग्रहण, पहले इससे पहले ये भी देख लेते हैं। निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल बोल रहा है, इस समय के लोग भी क्या थे? शिकारी थे और खाद्य संग्राहक थे। मध्य पाषाण काल में जब आते हैं हम लोग, तो मध्य पाषाण काल में हम लोग देखेंगे कि ये लोग क्या हैं? शिकार और खाद्य संग्राहक लिख रहा है, ठीक है। तो ये उत्तर जो है गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि मध्य पाषाण काल में क्या है? खाद्य संग्रहण तो थे, लेकिन अब ये पशुपालन करने लग गए थे, शिकार नहीं करते थे। तो यहाँ पर क्या होता? पशुपालन। तो ये उत्तर क्या है? सही नहीं है। तो इस हिसाब से हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा, है ना, ये सही हो जाएगा। और नवपाषाण काल के लोग क्या थे? खाद्य उत्पादन थे। हाँ, उत्पादन थे, यानी कृषि करते थे, उत्पादन करते थे। क्लियर है क्वेश्चन? ये आप ज़रूर नोट कर लें। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट नोट कर लिया, आपका पाषाण काल से क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी मिलान करना है और ये सारे के सारे स्थल हैं और मिलान करना है और आसानी से हम लोग मिलान करेंगे। और ये जो भी मिलान करने वाले लोग आते हैं दोस्तों, इसे आप ज़रूर नोट कर लें कॉपी पे, ठीक है। ये जो सरायखेला पड़ता है दोस्तों, ये आपको पड़ता है पाकिस्तान में, ठीक है। सरायखेला जो है यह पाकिस्तान में, ठीक है। उसके बाद तरखान वाला डेरा जो है यह राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में। और जो कुनाल है ये आपको हरियाणा जाना है। कहाँ जाना है? हरियाणा में। और शिकारपुर गुजरात में पड़ता है दोस्तों, शिकारपुर गुजरात में। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा क्या? ए मार देंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है ना। इसमें से कोई एक युग्म सही है, अन्य 3 युग्म जो हैं वह गलत हैं। तो हम जानते हैं कि
परस्तर उपकरण बनाने की कार्यशाला, है ना, ये जो हमें कहाँ से मिली थी, परस्तर उपकरण, अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना कि उपकरण बनाने की कार्यशाला मिली है हमें, केंद्र मिला है हमें जहाँ से हथियार बनाने का एक फैक्ट्री जैसा मिला है, तो वह कहाँ से मिला है, इसाम गांव से मिला है ना, या इमाम गांव भी कह सकते हैं, कहीं कहीं जगह इसे इमाम गांव लिखते हैं और ब्रैकेट में कहीं कहीं इसे ईसमपुर भी लिख देते हैं या इसाम गांव भी लिखते हैं। तो ये आप थोड़ा सा क्लियर रहिएगा, एक ही चीज़ों को ज़रा सा 2-3 जगहों से भी जाना जाता है ना। यहाँ से हमें क्या क्या मिला है, इमाम गांव से हमें क्या क्या मिले हैं, तो हमें मिले हैं भट्टी, है ना, और क्या मिले हैं, विशाल चूल्हे मिले हैं, विशाल चूल्हे मिले हैं, अन्नागार मिले हैं जहाँ अन्नों को, जो अन्न होता है खाने वाला, है ना, अन्न को जमा किया जाता था, अन्नागार मिले हैं, कुछ घड़ मिले हैं, ठीक है, और बहुत सारी मातृ देवी और वृषभ की मूर्ति मिली है ना, मातृ देवी की मूर्ति और वृषभ की मूर्ति भी मिली है। तो ये सारी चीज़ें यहीं से मिली हैं, ठीक है, तो ये आपको इतना पता होना चाहिए। और लंगनाज में क्या मिला है दोस्तों, लंगनाज में जो है जंगली जानवर जो होता है शिकार करता हुआ एक चित्र मिला है। लंगनाज में जो है होते थे वहाँ के जंगली जानवरों का शिकार करना, तो शैलाश्रय वहाँ नहीं मिला है, ठीक है। और मदहदा क्या है, मदहदा वह लघु पाषाण लिखा हुआ है, तो ये मद पाषाण है ना, ये मद पाषाण होगा, ठीक है। और लेखड़िया क्या है, यहाँ से नर कंकाल प्राप्त हुए हैं, लेखड़िया से क्या प्राप्त हुए हैं, नर कंकाल। बूचर खाना यहाँ से नहीं प्राप्त हुआ है, ठीक है ना, बूचर खाना यहाँ से प्राप्त नहीं हुआ है, क्लियर। अब हम लोग चलेंगे अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा आज का अगला सवाल है, किस अर्ध ऐतिहासिक स्थल से मोटे रेशम के धागे का प्रमाण मिलता है। तो हमारा ये जो सवाल है कि किस अर्ध ऐतिहासिक स्थल से मोटे रेशम के धागे का प्रमाण मिला है, तो ये मिला है हमें दोस्तों नेवासा से। नेवासा से कहाँ से मिला है, नेवासा से। नेवासा में ने आपको बताया था यहाँ एक जगह है चिड़की, इसी का पूरा नाम है चिड़की नेवासा, है ना। और ये चिड़की नेवासा कहाँ पड़ता है, ये भी मैंने आपको नोट करवाया था, महाराष्ट्र में। तो ये आपको ज़रूर याद होना चाहिए, कहीं कहीं नेवासा या चिड़की नेवासा ना लिख के सीधे महाराष्ट्र लिख देगा, तब आपको क्या करना होगा, याद रहना होगा। तो महाराष्ट्र में ये चिड़की नेवासा कहाँ मिलता है, किस ज़िले में, तो महाराष्ट्र के किस ज़िले में, अहमदनगर, ठीक है ना, अहमदनगर ज़िले में, ठीक है ना, अहमदनगर ज़िले में ये जगह है। कौन सी जगह है, चिड़की नेवासा, ठीक है। तो चिड़की नेवासा से ही हमें क्या मिले हैं, हमें मिले हैं ऐतिहासिक वो स्थल जहाँ मोटे रेशम के धागे के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित भारतीय विद्या शास्त्रियों को उनके कालानुक्रम द्वारा सेट करिए, सजाइए, है ना। तो ये सब के सब कौन थे, भारतीय विद्या शास्त्री थे, और इनके बारे में कहा जा रहा है कि आप इन्हें सेट करें। इनका सीरीज़ क्या होगा, तो इनका जो सीरीज़ होगा वह हो जाएगा, पहले नंबर पे तो विलियम जोन्स, उसके बाद फिर दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे जेम्स बर्गस और चौथे नंबर पे कनिंघम। यानी इसका मिलान लीजिए कौन हो रहा है, 1 4 2 3 4, तो जो सही उत्तर हो गया सी। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये वीडियो, और इस तरह की वीडियो और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए और लेके आने वाला हूँ। तो मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि मैं मोटिवेट रहूँ और आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन मोस्ट रिपीटेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आता रहूँ। धन्यवाद।